साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा का VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? तो VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे। किस चैप्टर का? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का, जिसके लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर जी हैं। और यह एक प्रकार का क्या है? तो ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है सब VVI ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है VVI सब ऑब्जेक्टिव दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि चैप्टर का नाम है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या दिया गया है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? और ये जो क्वेश्चन है कितने में पूछा है? तो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या फिर बाल विवाह। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है जी? तो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। क्योंकि लोग जो है ना, जाति के आधार पे काम बांट दे रहे हैं कि तुम इस जाति को हो तो तुम ये काम करोगे, दूसरी जाति को हो तो तुम वो काम करोगे। यही एक कारण है कि इसके वजह से जो लोग हैं वो आज भारत में पीछे हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, यानी कि इसका प्रमुख कारण क्या हुआ? तो इसका प्रमुख कारण यही हुआ कि जाति प्रथा के वजह से लोग आज भारत में बेरोजगार हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो जाति प्रथा होगा। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो भीमराव अंबेडकर जी के किस भाषण का संपादित अंश है, यानी कि किस भाषण से लिया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया है, आप लोग देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है कि द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, या फिर जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या फिर इनहेलेशन ऑफ कास्ट, या फिर हु आर सुधराज। किससे लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा जी? सी होगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से श्रम विभाजन और जाति प्रथा को लिया गया है, जो कि सबसे पहले भीमराव अंबेडकर जी ने इंग्लिश भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद किसने किया? तो ललई सिंह यादव जी ने इसका अनुवाद कर दिया। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ये जो आधुनिक समाज है, नए नए पीढ़ी के लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? यानी कि कार्य का बंटवारा करना वो लोग आवश्यक क्यों मानते हैं? आखिर कोई तो रीजन होगा ना, जो आजकल के बच्चे, बूढ़े, सभी लोग सोच रहे हैं कि काम का बंटवारा हो जाए। यहाँ पे देखिए आखिर क्या रीजन है भाई? कार्य कुशलता के लिए, या फिर भाईचारे के लिए, या फिर रूढ़िवादिता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? किसके लिए वो कार्य का बंटवारा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए होगा जी? कार्य कुशलता के लिए। यानी कि वो लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग काम का बंटवारा कर देंगे तो हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे से, एकदम कुशल तरीके से होगा, इसीलिए वो लोग कार्य का बंटवारा कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। वही क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। इसमें कुछ ऑप्शन जो है चेंज कर दिए गए हैं, इसीलिए मैंने इसको दोबारा ला दिया है कि एग्जाम में आपका इस तरीके से भी ऑप्शन पलट पलट के भी दे सकता है। ठीक है, तो जाति प्रथा या फिर दहेज प्रथा या फिर अशिक्षा या फिर भ्रष्टाचार। तो हम लोग पीछे ही देखें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तो जाति प्रथा होगा, क्योंकि जाति के आधार पर ही ना लोग कार्य को बांट दे रहे हैं और लोग अपने कार्य को मन से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आज जो भारत है वो पिछड़ा हो चुका है, यानी कि बेरोजगारों की इसमें कोई कमी नहीं रह चुकी है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा जाति प्रथा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जाति प्रथा। ठीक है, आगे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। ये जो क्वेश्चन है देखिए कितना बार पूछा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कितना बार पूछा है जी? 3 बार। 2019, 2021 और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे महान पुरुष हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, उनका जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है किस राज्य में हुआ था, तो बिहार में हुआ था या फिर गुजरात में या फिर महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। तो जब हम लोग लेखक परिचय कर रहे थे तब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बाबा साहेब हैं उनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था जी? महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पहले पूछा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, और अब पूछ रहा है कि कब हुआ था, यानी कि डेट क्या था उस टाइम। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, या फिर 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, या फिर 24 अप्रैल 1883 ईस्वी में, या फिर 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। तो हम लोग अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को। तो इसलिए इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महान पुरुष थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। यानी कि ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर हैं, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर गुणाकर मूल्य, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है जी, तो इनके लेखक, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिनको हम लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। किसने कहा? किसने कहा कि जो हमारा आदर्श समाज है, मतलब वो बोले थे ना एक बार कि मेरे हिसाब से अगर आप लोग पूछे ना कि आदर्श समाज क्या है, तो वो बताए थे कि मेरे हिसाब से जो आदर्श समाज है उसमें समानता, भ्रातृत्व और स्वतंत्रता हो। ठीक है, यानी कि किसी भी कार्य को करने की पूरी छूट हो, उसके बाद सबको एक समान देखा जाए, एक समान भाव दिया जाए, और सब में भाईचारा हो, यानी कि प्रेम हो एक दूसरे से। ठीक है, भाई भाई प्रेम हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो। इसी को वो लोग क्या मानते थे? आदर्श समाज मानते थे। कौन मानते थे? तो भीमराव अंबेडकर जी। कौन मानते थे जी? तो भीमराव अंबेडकर जी
ये मानते थे कि हमारे हिसाब से जो आदर्श समाज है उसमें समानता होना चाहिए, भ्रातृत्व होना चाहिए और स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? नलिन विलोचन शर्मा जी को, या फिर यतीन्द्र मिश्र, या फिर भीमराव अंबेडकर, या फिर अमरकांत। तो जो मानव मुक्ति के पुरोधा हैं वो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, क्योंकि इनके वजह से ही आज हम लोग अपना अधिकार प्राप्त किए हुए हैं। क्या प्राप्त किए हैं जी? अधिकार प्राप्त किए हैं, क्योंकि इनके वजह से ही स्त्रियों को भी अधिकार अपना मिला है, जाति पाति में भी सबको अधिकार मिला है, अब किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाता है। ठीक है, तो किनके वजह से ये सब हुआ है संभव? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? फिर से वही क्वेश्चन आया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, यानी कि क्यों ये सब जाति पाति के लिए लोग सब लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्यों लड़ते हैं? बेरोजगारी है, या फिर गरीबी है, या फिर उद्योग धंधों की कमी है, या फिर अमीरी है? क्या है कि लोग जाति पाति के लिए लड़ाई करते हैं? तो इसका जो मुख्य कारण है ना वो क्या है जी? तो बेरोजगारी है। क्या है? तो हमारा बेरोजगारी है। बेरोजगारी के वजह से ही लोग जाति पाति के लिए लड़ते हैं। किसके लिए लड़ते हैं? जाति पाति के लिए, कि मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो, तुम नीच हो मैं ऊँच हूँ, यही सब आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? जाति प्रथा जो है वो स्वाभाविक तौर पर विभाजन नहीं है, क्यों? भेदभाव के कारण, या फिर शोषण के कारण। किसके कारण? भेदभाव के कारण, या फिर शोषण के कारण, या फिर गरीबी के कारण, या फिर रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है, मतलब अंदर से लोग इसलिए इसका विभाजन नहीं कर पाते हैं क्योंकि लोगों का ये जो काम है ना वो रुचि के आधार पर नहीं होता है, क्योंकि लोग करना चाहते हैं कुछ और काम और उनको दे दिया जाता है कुछ और काम, इसीलिए ये स्वाभाविक विभाजन नहीं हो पाता है। मान लीजिए हम पहले भी बताए थे कि अगर हमें टीचर बनना है और मेरे माता पिता किसान हैं, तो अगर हमें भी बोल दिया जाए कि तुम भी किसानी करो तो हम वो काम अच्छे से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं तो ये क्या हुआ? हमारे रुचि पर आधारित नहीं है, मन लायक काम नहीं है, इसलिए जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जो जाति प्रथा है वो स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? जो भारत का संविधान है उसका निर्माता किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भीमराव अंबेडकर को, या फिर बिरजू महाराज को? तो ये जो भारत का जो संविधान है इसके निर्माता किसको कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को क्या कहा जाता है? संविधान के निर्माता कहा जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो सी होगा कि जो भारतीय संविधान है उसके निर्माता कौन है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी कि इन्हीं को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी में ही, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं वीडियो को। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका जन्म किस परिवार में हुआ था, यानी कि उनके फैमिली के लोग कैसे थे? ब्राह्मण थे, या फिर कायस्थस्थ थे, या फिर क्षत्रिय थे, या फिर दलित थे? तो ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हैं इनका जो परिवार था एक दलित परिवार था, यानी कि इनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था।
कैसा परिवार में हुआ था जी? तो दलित परिवार में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म एक दलित परिवार में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे इनके? बुद्ध थे या फिर कबीर थे या फिर ज्योतिबा फुले थे या फिर इनमें से सभी लोग थे? तो इनके प्रेरक व्यक्ति संत कबीर थे, भगवान बुद्ध थे और कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। यानी कि ये तीनों लोग जो थे वो किसके प्रेरक व्यक्ति थे? तो किसके प्रेरक व्यक्ति थे? तो भीमराव अंबेडकर जी के ये लोग प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा कि भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति भगवान बुद्ध, संत कबीर और ज्योतिबा फुले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, हु आर सुदराज किन की रचना है? हु आर सुदराज किन की रचना है? मैक्स मुलर की या फिर महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर या फिर पंडित बिरजू महाराज की? तो ये जो हु आर सुदराज है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा जी? सी होगा इसका राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, आगे है हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो किसके प्रोत्साहन से, किसकी सहायता से वो आगे की पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? इंदौर नरेश की, किसकी जी? इंदौर नरेश की या फिर बड़ौदा नरेश की या फिर मेवाड़ नरेश की या फिर राजकोट नरेश की? तो ये जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो किसके प्रोत्साहन से गए थे? तो भीमराव अंबेडकर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे। कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे जी? तो न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, बड़ौदा नरेश। क्या होगा? बी, बड़ौदा नरेश। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, द अनचेबल्स किन की रचना है? द अनचेबल्स किन की रचना है? यतीन्द्र मिश्र की या फिर महात्मा गांधी की या फिर भीमराव अंबेडकर की या फिर रामविलास शर्मा की? अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे किनका रचना है। ऑब्वियसली किनका रचना होगा? तो भीमराव अंबेडकर जी का। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, भीमराव अंबेडकर जी का। क्योंकि हम लोग कभी से जितना भी रचना देखे ना सब भीमराव अंबेडकर जी का, सब जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। तो ये भी आप लोग बोलेंगे कि ये भी तो भीमराव अंबेडकर जी का ही है। तो जी हाँ, ये भी बिल्कुल भीमराव अंबेडकर जी का है। पर यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें सब भीमराव अंबेडकर हो रहा है तो इसमें भी भीमराव अंबेडकर होगा। पर एग्जाम में आप लोग कैसे समझिएगा कि ये भीमराव अंबेडकर ही होगा? उसके लिए तो आप लोग को समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ जाइए, बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ने की तो हमें नहीं लगता है कोई ज़रूरत पड़ेगी, है ना। 18 है, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को या फिर अमरकांत को, भीमराव अंबेडकर को या फिर रामविलास शर्मा को? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही किसके नाम से पुकारा जाता है? तो बाबा साहेब के नाम से। किसके नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर जी। कौन होंगे जी? तो भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है जी? तो भीमराव अंबेडकर की रचना है।
द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैंगनीज। ठीक है, आगे है हमारा 20 नंबर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है? यानी कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो किस पहलू को, किस बात को आर्थिक पहलू यानी कि धन दौलत उससे भी ज़्यादा खतरनाक माना है? किसे माना है? सती प्रथा या फिर दहेज प्रथा या फिर जाति प्रथा या फिर बाल विवाह प्रथा? तो किसका होगा जी? जाति प्रथा को। किसको वो माने हैं? तो जाति प्रथा को वो आर्थिक पहलू से भी क्या माने हैं? खतरनाक माने हैं। क्या माने हैं जी? खतरनाक माने हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा? जाति प्रथा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा बस क्वेश्चन बाकी है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन के साथ साथ यानी कि कार्य का विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है? स्वतंत्रता का या फिर भ्रातृत्व का या फिर श्रमिक विभाजन का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वो श्रमिक विभाजन का होगा। यानी कि जो जाति प्रथा है वो कार्य के बंटवारा के साथ साथ कार्य करने वालों का भी बंटवारा कर दिया है। क्योंकि अगर कार्य का मान लीजिए बंटवारा हो गया कि इस कार्य को उस जाति का लोग करेगा, इस कार्य को उस जाति का लोग करेगा, तो आखिर मजदूरों का भी तो बंटवारा हो ही न गया। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? श्रमिक विभाजन। यानी कि कार्य के बंटवारा के साथ साथ वो कार्य करने वालों का भी बंटवारा कर देता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? एक प्रकार का पत्रिका है या फिर पुस्तक है या फिर अखबार है या फिर कहानी संग्रह है? तो जो मूक नायक है वो एक प्रकार का पत्रिका है। क्या है जी? एक प्रकार का पत्रिका है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा कि एग्जाम में आप लोग का पूछ देगा कि जो मूक नायक है वो एक प्रकार का क्या है? तो जो मूक नायक है वो एक प्रकार का पत्रिका है। ठीक है।